कैसे हैं आप सभी लोग। आज कंसेप्ट माइंड्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आगे अपने उसी बीपीएससी की लोकोक्ति वाली निबंध सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इट इज़ गईल माघ दिन 29 बाकी। यह सिर्फ बिहार की प्रमुख लोकोक्ति नहीं है बल्कि बिहार और इवन पूरे नॉर्थ इंडिया की एक प्रमुख लोकोक्ति का पार्ट है। गईल माघ दिन 29 बाकी एंड इट इज़ वेरी कॉमन, काफ़ी कॉमन है। तो लोग लगातार, और पहले तो मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत इंतज़ार कराया मैंने इस वीडियो के लिए। कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ थी, साथ ही हेल्थ इश्यूज़ भी थे जो मुझे ऐसी दुश्वारियाँ पैदा कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर ऐसा यह वाला निबंध आता है तो हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, देखिए एक बात सभी को मैं बार बार कहता हूं कि निबंध की फ्रेमिंग की मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, 4 वीडियो। इंट्रोडक्शन वाला निबंध इंट्रोडक्शन, स्टारलाइन फैक्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन फ्रेमिंग, उसको जरूर देखिए क्योंकि वहां देखिएगा तभी आप निबंध पूरी लेखन कैसी होनी चाहिए, कितने अलग अलग डायमेंशन में होनी चाहिए समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शुरुआत करते हैं कि गईल माघ दिन 29 बाकी, इसका अगर हमें इंट्रोडक्शन करना होगा तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि जब भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो इंट्रोडक्शन मिनिमम 2 से 3 पार्ट में करेंगे बीपीएससी के इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन के लिए हम 100 से 120 वर्ड खर्च करेंगे। ओके, अब इंट्रोडक्शन के लिए पैराग्राफ 1 जो होगा वो मेरे दिमाग में महाभारत में पांडवों का वनवास का जो 13 साल का वनवास था, जिसमें कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास के समय महारानी द्रौपदी दासी बनकर के अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और मत्स्य नरेश जो मत्स्य देश है वहां पर उनका मत्स्य नरेश का जो सेनापति होता है कीचक, वह महारानी द्रौपदी का अपमान करता है, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। तो वो जो पीड़ा है वह जब युधिष्ठिर तक बात जाती है तो युधिष्ठिर प्रतिक्रिया देने के विरुद्ध है, कहते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा। तो वो जो एक पीड़ा है अंदर से निकल करके आती है कि देखो हमने पूरे वनवास के 12 साल गुजार दिए, मात्र एक अज्ञातवास का 1 साल बाकी है, और वनवास के 12 साल उतने भारी नहीं पड़े जितने कि अज्ञातवास के 1 साल भारी पड़ गए। हम सभी भाई क्या क्या बने हुए हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, और आज एक राजा के यहां जुआ सिखा रहा है भीम, इतना उस समय का महान गदाधर भीम, और आज क्या कर रहे हैं तो रसोइये में बल्लभ बने हुए हैं, खाना बना रहे हैं। अर्जुन, महान धनुर्धर अर्जुन क्या कर रहे हैं तो क्लीव पुरुष बनकर के और राजकुमारियों को डांस सिखा रहे हैं। नकुल और सहदेव, सुंदर सहदेव और बुद्धिमान नकुल क्या कर रहे हैं तो घुड़साल और गौशाल में घोड़े और गाय की सेवा कर रहे हैं। तो जब अपने अंतिम दौर में ये पांडवों की दुर्दशा है तो उस समय उन्हें यही महसूस हो रही होगी कि गईल माघ दिन 29 बाकी, मतलब कि पूरी जो वनवास की पूरी जो यात्रा थी वह लगभग अब समाप्त होने वाली है, अब बस कुछ ही दिन शेष हुए हैं। तो इस कहानी को इंट्रोड्यूस करके भी और फिर उसके बाद उसको कनेक्ट कर देना कि इस कहानी से, इस महागाथा से यह उक्ति चरितार्थ होती है कि जीवन के अंतिम और भयानक संकट को देखकर, जीवन के संकट को देख करके, अंतिम चुनौतियों को देख करके भी लोगों को धैर्य नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अंततः इस अज्ञातवास के कठिन चुनौतियों के बावजूद अंततः पांडवों ने अपना राज्य जरूर प्राप्त कर लिया और पुनः पांडवों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। तो यह उक्ति कि गईल माघ दिन 29 बाकी, यह महाभारत में पांडवों की इस कथा के साथ पूर्णतः चरितार्थ होती है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन ये हो गया। दूसरा, मुझे भगवान राम का भी वनागमन दिख रहा था।
तो भगवान राम का जब वनागमन है, वन चले गए हैं, और जब भगवान राम अपने वन के अंतिम समय में है, जब राम रावण का युद्ध चल रहा है, हनुमान जी सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लाने के लिए आए हुए हैं, और जब वह वापस रिटर्न हो रहे हैं तो भरत जी उन्हें कोई राक्षस समझ करके उन पर बिना नोक वाला तीर चलाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद हनुमान जी भगवान राम रावण की पूरी कथा वृतांत भरत जी को सुनाते हैं। तो भरत जी को बड़ा दुख महसूस होता है कि पूरी यात्रा भगवान राम ने निकाल दी, अब सिर्फ बस 29 दिन ही बाकी हैं, इतने थोड़े दिन बाकी हैं, और इतने थोड़े दिन में भगवान राम को क्या क्या दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। तो उस समय उनके दिमाग में भी यही बात आ रही है कि गैल माघ, माघ का मतलब पूरा नकारात्मक समय, पूरी नकारात्मक चुनौतियां समाप्त हो रही हैं, अब बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, गैल माघ दिन 29 बाकी। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के साथ, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे, दोनों इंपैक्टफुल होता। लेकिन एक तीसरा तरीका है दिवस चक्र के माध्यम से इसको इंपैक्ट करने का। इसको कैसे टच करेंगे दिवस चक्र? यह एक दार्शनिक तरीका होगा। अगर आप कभी भी निबंध की शुरुआत थोड़े विद्वतापूर्ण ढंग से करेंगे तो आपकी विद्वता जब दिखेगी एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में, तो वह आपके बॉडी पार्ट कंक्लूजन पढ़ने के लिए बाध्य भी होगा और अच्छा नंबर भी देगा। अब जैसे यह दिवस चक्र वाला इंट्रोडक्शन है, अब इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, दार्शनिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा लेकिन इंपैक्टफुल अधिक होगा। कैसे? कि जिस प्रकार प्रभात काल में भगवान सूर्य का उदय, दोपहर में चरम और शाम के बाद अस्त हो जाता है, तो उसके बाद रात्रि प्रहर में सूर्य प्रकाश रूपी उजाला अस्तित्वमान नहीं होता, लेकिन यह प्रकाश की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, और अंततः पुनः सवेरे के साथ ही भगवान सूर्य का आगमन होता है और तमस रूपी रात्रि का अंत हो जाता है। सृष्टि के कण कण में ऊर्जा का प्रसार हो जाता है। ऐसे में रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सभी नकारात्मक शक्तियां व्याप्तमान होकर प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता के समापन पर उत्सव मना रही होती हैं, तो उसी समय दूर कहीं कुटिया में बैठा कोई साधु उनकी मूर्खता पर ठहाके मारकर हंस रहा होता है और सोचते हुए कहता है कि गैल माघ दिन 29 बाकी। देखो, इन नकारात्मक शक्तियों का अस्तित्व जल्दी ही भोर के साथ समाप्त होने वाला है, लेकिन फिर भी ये आनंदित हो रही हैं क्योंकि अपने जीवन चक्र की इनको अनुभूति ही नहीं है। अर्थात गैल माघ दिन 29 बाकी इनके जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। इतना हमने बताया। अब क्या करेंगे कि हमने दिवस चक्र के साथ यह बता दिया, इसको कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करना मात्र पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस पैराग्राफ में लोकोक्ति की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। तो पैराग्राफ 2 जो है, यहां 2 होना चाहिए था, तो अब उसमें इस लोकोक्ति की व्याख्या करेंगे। तो यह एक दार्शनिक तरीका हुआ। व्याख्या कैसे करेंगे? गैल माघ से तात्पर्य शीतकाल के उस चरम अवस्था से है जिसमें मनुष्य घर के अंदर दुबक करके और बैठे हुए, रजाई ओढ़े हुए अपने कार्य क्षमता, कार्य की परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है और सूर्य प्रकाश के उसके शरीर पर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। और इस अवस्था में वह दीनहीन बनकर अपने मूल क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। साथ ही उत्सव, आनंद
और नैसर्गिक प्रेम, इन सभी मानवीय सकारात्मक गतिविधियों में कमी होती है। गैल माघ दिन 29 बाकी, जबकि माघ का वह माह जिसके 29 दिन के बाद फाल्गुन का शुभ आगमन होने वाला है, और फाल्गुन के आगमन के साथ ही मनुष्य के जीवन में रंग, उमंग, अबीर और उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। तो माघ का वह माह जो मनुष्य में नकारात्मकता, दुर्बलता, आलस्य और अन्य बहुत सारी चुनौतियां लेकर के आता है, और यह सोच रहा होता है कि वही श्रेष्ठ है। वह भूल जाता है कि जल्दी ही 29 दिन के बाद मनुष्य के जीवन में पुनः रंग, अबीर और ऊर्जा के साथ साथ उत्सव का संचार होने वाला है। तो इस प्रकार गैल माघ दिन 29 बाकी मनुष्य के जीवन की यात्रा का वह चरण बता रहा होता है जब मनुष्य अंततः अपने पीड़ाओं के अंतिम चरम भूमि पर, अंतिम चरम अनुभूति पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे जल्दी ही उस पीड़ा से, उस चुनौती से मुक्ति मिलनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लोकोक्ति की व्याख्या की। पहले दार्शनिक इंपैक्ट के साथ आए, फिर व्याख्या की। अब आते हैं कि इस व्याख्या के बाद हम क्या करेंगे। अब आते हैं हम बॉडी पार्ट में। तो हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आते हैं बॉडी पार्ट में। देखो, बॉडी पार्ट में जीवन के जितने भी डायमेंशन हैं, अब डायमेंशन कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर भी क्या क्या? तो लैंगिक स्तर पर महिलाओं के साथ, शिक्षा के स्तर पर, गरीबी के स्तर पर, बेरोजगारी के स्तर पर, और बाढ़ और सूखा जैसी चुनौतियों के स्तर पर। ये बिहार की सामाजिक चुनौतियां हैं। तो इनको उसके बाद राजनीतिक स्तर पर, मीडिया के स्तर पर और विधिक स्तर पर अलग अलग पैराग्राफ में हम इस लोकोक्ति को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे व्यक्तिगत स्तर पर आता है तो पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि आइए इस लोकोक्ति को हम जीवन के विभिन्न आयामों में देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम वर्तमान व्यक्ति के स्तर पर इस लोकोक्ति को देखते हैं तो आज का जो मनुष्य है वह तनाव, अनिद्रा और अति पश्चिमीकरण जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच शांति का मार्ग ढूंढने के लिए संघर्षरत है। मनुष्य आज अपनी भौतिक आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के साथ साथ जिस तरीके से धर्म की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है, उन्मुख होता जा रहा है, यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मनुष्य अपनी वही माघ की यात्रा का अंतिम पड़ाव ढूंढ चुका है। अब उसके जीवन में भी 29 दिन के बाद शांति की बसंत आने वाली है और वह उस फाल्गुन महीने में जीवन का उत्सव और जीवन में उल्लास एंजॉय करने वाला है। उसके बाद पारिवारिक स्तर पर, अब आप लोगों के साथ एक चेंज मैंने किया है इसमें थोड़ा, कि मैं बार बार एक्सप्लेन करता था सारे डायमेंशंस को, लेकिन इस बार मैंने ये सब छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का टास्क क्या होगा कि इन सभी डायमेंशंस को, मतलब पूरे निबंध को लिखते हुए सारे डायमेंशंस खुद से लिखना है। और एक बात जैसे यहाँ लिखा है कि विधिक वाला डायमेंशन है, तो मुझे एक इससे जुड़ी हुई एक शायरी याद आ गई। लॉ वाला एंगल है, यहां तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें सिर्फ
विधि मिलेगी। ये किसी शायर की उक्ति है कि यहां तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा, यहां तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अब आप लोगों की ड्यूटी होगी कि इन सभी डायमेंशंस को लिखें, उनके साथ साथ ऐसे ही कोई स्टेटमेंट, कोटेशन, श्लोक, दोहा इनको लिखें और पूरा निबंध लिख करके कमेंट बॉक्स में अपने निबंध को कमेंट करें। हम लोग सारे निबंध को देखेंगे, जिनका भी निबंध अच्छा होगा उनका नाम वहां पर टैग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निबंध लिखेंगे भी और डायमेंशंस भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए डायमेंशंस क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉडी पार्ट 2 की तरफ। अभी तक हमने सारे डायमेंशन डिस्कस कर लिए। अब इस सारे डायमेंशन जीवन में माघ के महीने से जुड़ी हुई हैं, मतलब चुनौतियों से जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी चुनौतियों का फिर हम क्या बताएंगे, पैराग्राफ चेंज करके अलग अलग समाधान बताएंगे। समाधान 2 स्तर पर, तात्कालिक समाधान और दीर्घकालिक समाधान। जीवन में चुनौतियां हैं। आज वकील हैं, विधिक विभाग में जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आज वकील पैसा लेकर के अपराधी को भी निर्दोष सिद्ध कर देता है। उसका कार्य यह तो नहीं है ना, उसका कार्य क्या है, जज के सामने निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठ को सामने कर देना, वस्तुनिष्ठता स्पष्ट कर देना। लेकिन आज वकील क्या करते हैं, पैसा लेकर के, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो पैसा लेकर के और निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। तो ये सब इसका समाधान, तात्कालिक समाधान और दीर्घकालिक समाधान। दीर्घकालिक समाधान हमेशा नैतिकता से आती है। हम अपने शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करेंगे तो आएगा। और उस प्रकार इसके बाद बॉडी पार्ट 2 लिखने के बाद फिर कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे कि इस प्रकार से, या मैंने बात आप लोगों को बार बार बताया है कि 2 प्रकार के कंक्लूडिव स्टेटमेंट, 2 या बहुत सारे प्रकार के कंक्लूडिव वर्ड्स बताए हैं कि उनसे आप स्टार्ट करिएगा ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि अब आप कंक्लूड कर रहे हैं। इस प्रकार से या उपरोक्त वक्तव्यों से यह स्पष्ट होता है कि, और दिन 29 बाकी इसकी सार्थकता, कि किस प्रकार वह 29 दिन मनुष्य के जीवन में, जीवन के हर पहलू में उसकी यात्रा को सार्थक बनाते हैं और उसे दुख के बाद सुख की आकांक्षा, चुनौती के बाद विजय की आकांक्षा, पराजय के बाद जय की आकांक्षा और रोग के बाद निरोग की आकांक्षा, इन सभी अलग अलग जीवन के पहलुओं को सकारात्मक मार्ग दर्शाता है। और अंततः यह उक्ति चरितार्थ हो जाती है, जिसमें कि माघ का वो 29 दिन व्यक्ति के जीवन को फाल्गुन, उमंग, उत्सव और रंगों का माह बनाने के लिए प्रेरित करता है। अतः कह सकते हैं कि गैल माघ दिन 29 बाकी सिर्फ एक लोकोक्ति नहीं, बल्कि यह एक जीवन यात्रा है जिसका सार समझ मात्र लेने से मनुष्य अपने जीवन के बहुत सारी चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करना सीख लेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने पूरा डायमेंशन देखा। मैंने पूरा आज निबंध एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसका कारण है कि आप लोग थोड़ा लिखिए। आप लोग सिर्फ ऐसे देखते रह जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट निबंध जब आएगा तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।